नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के फतेहपुर में आबूनगर पुलिस चौकी के पास ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। इस दौरान आग की लपटों ने 2 और ट्रांसफार्मर को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक तीनों ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो चुके थे। आपको बता दें कि करीब 30,000 की आबादी में सिर्फ 3 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। अधिक लोड के चलते ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह बताई जा रही है। सूचना मिली है तो आप जानते ही हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत आती है। तो जो सूचना मिली है, जैसे यहाँ जो सीन होगा, सीन ऑफ फायर इंसिडेंट होगा, उस समय बहुत बड़ी आग दिखाई दे रही होगी। तो कौन चारों ओर किए गए हैं, वो जैसे मुझे सूचना मिली है तो गाड़ी तुरंत भेजी गई है और मैं भी मौके पर आ गया। गोरखपुर वासियों को सीएम योगी सौगात देंगे। 250 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। तरकुलनी रेगुलेटर का सीएम योगी लोकार्पण करेंगे। लाखों लोगों को बाढ़ से मिलेगी राहत। 30,000 हेक्टेयर जमीन पर अब हो सकेगी खेती। कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाना है। कोरोना केस कम होते ही आम जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में आज से जिम, सिनेमा हॉल और स्टेडियम खुलेंगे। सिनेमा हॉल संचालकों की जरूरतों और समस्याओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, लिहाजा सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। आज से यूपी में मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्टेडियम खुलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिनेमा हॉल संचालकों की जरूरतों और समस्याओं को दूर करने के लिए ये फैसला लिया है। सीएम ने कहा कि कोविड का असर सिनेमा हॉल संचालकों के व्यवसाय पर पड़ा है, जिसे देखते हुए अब सिनेमा हॉल और जिम खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार घट रहे कोरोना केसेस की संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत सोमवार यानी कि 5 जुलाई से जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियम, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोलने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में लगातार कोविड केसेस की संख्या घट रही है। बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 2500 से भी कम केसेस आए हैं, जबकि 24 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी कोविड केस नहीं आया है और 49 जिले ऐसे हैं जहां पर कोविड केसेस की संख्या सिंगल डिजिट पे है। यानी कि सरकार को चिंता अब जीवन के साथ साथ आजीविका की भी है। लिहाजा सरकार ने 5 जुलाई से इन सभी स्थानों को खोलने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने साफ किया है कि अनलॉक के दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी होगा, यानी लोगों को मास्क भी पहनना पड़ेगा और 2 गज की दूरी भी बनाए रखनी होगी। सरकार का फोकस आर्थिक और सामाजिक दोनों ही पहलुओं पर है, इसीलिए हर किसी की समस्या दूर करने की कोशिश की जा रही है। हम कोरोना महामारी को भी रोकेंगे, लेकिन सामान्य जनजीवन को भी किसी भी प्रकार से प्रभावित किए बगैर उनकी जीविका को बचाने का काम भी करेंगे। और जीवन और जीविका दोनों को बचाने का जो द्वंद्व है, इसको पूरी तरह समाप्त करते हुए हमें प्रदेश के अंदर हर नागरिक के जीवन को भी बचाना है, उसकी जीविका को भी बचाना है। एक नए उत्तर प्रदेश का यह एक नया संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लेकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। सरकार ने लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक पर फोकस किया है, ताकि राज्य में विकास की रफ्तार भी बढ़े और लोगों को रोजी रोटी की दिक्कत भी न हो। सरकार ने छूट तो दे दी है, लेकिन लोगों को खुद भी सावधानी बरतनी होगी और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, ताकि महामारी की तीसरी लहर से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लिंचिंग को हिंदुत्व से जोड़ने वालों को करारा जवाब दिया है। गाजियाबाद के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग करने वाले न सिर्फ हिंदुत्व के खिलाफ हैं, बल्कि वो अताताई हैं और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार ऐसे मामले बना दिए जाते हैं, यानी लिंचिंग की घटना को हिंदुत्व से जोड़ा दिया जाता है। ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए। मुस्लिम विरोध पर भी
भागवत ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि भेदभाव किए बिना न्याय होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों को यहां नहीं रहना चाहिए, वो हिंदू नहीं हैं। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, तो इसलिए कहा था। और ये मैंने संघ में पहली बार नहीं कहा है, ये डॉक्टर साहब के समय से हमारी चलती आई हुई विचारधारा है। कुछ ज्यादतियां अगर होती है मेजॉरिटी की ओर से माइनॉरिटी की ओर, तो मेजॉरिटी से ही उन आतताइयों का विरोध होता है। मैं बहुत आग बबूला होकर भाषण करके हिंदुओं में पॉपुलर तो हो सकता हूं, लेकिन हिंदू मेरा साथ नहीं देगा कभी, क्योंकि वो आततायित्व पर चलने वाला नहीं है। वो जानता है कितना भी अलग है और अपना शत्रु भी है तो भी उसका जीव है तो उसको जीने का हक है। मोहन भागवत के बयान पर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। पक्ष ने आरएसएस प्रमुख के साथ साथ सरकार पर भी निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी तो हमेशा से कहती आ रही है कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ये देश संविधान और कानून से चलता है और संविधान और कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो आरएसएस समय समय पर कभी आरक्षण को लेकर, कभी मॉब लिंचिंग को लेकर लगातार इस तरह के बयान देती रहती है। ध्यान भटकाने का आरएसएस का पुराना एजेंडा है। मुद्दों पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? मोहन भागवत जी आज किसानों की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? महंगाई पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं चुनाव को दृष्टिकोण रखते हुए ध्यान भटकाने की आरएसएस की साजिश है। आगे बढ़ते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना उस पर करारा हमला किया। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं है। मंसूबाबंद तरीके से हमें सियासी, रोजगार और सामाजिक तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। ओवैसी यही नहीं रुके। उन्होंने दूसरा ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की एक सियासी पार्टी खुद को भाजपा का सबसे प्रमुख विपक्षी दल बताती है। जिला पंचायत के चुनाव में उनके 800 सदस्यों ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव में मात्र 5 अध्यक्ष की सीटों पर उनकी जीत हुई। ऐसा क्यों? क्या बाकी सदस्य भाजपा के गोद में बैठ गए हैं? ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले जिलों के नाम गिनाते हुए कहा कि मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, फर्रुखाबाद, कासगंज, औरैया जैसे जिलों में इस पार्टी के सबसे ज्यादा प्रत्याशी जीत कर आए थे, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव फिर भी हार गए। इन सारे जिलों में तो कई सालों से परिवार विशेष का दबदबा भी रहा है। इसके बाद ओवैसी ने एक तरह से खुद को ही समुदाय विशेष का रहनुमा बताते हुए कहा कि अब तो हमें एक नई सियासी तदबीर अपनाना ही होगा। जब तक हमारी आजाद सियासी आवाज नहीं होगी, तब तक हमारे मसले हल नहीं होने वाले हैं। भाजपा से डरना नहीं है, बल्कि जमहूरी तरीके से लड़ना है। असदुद्दीन ओवैसी पेशे से बैरिस्टर है, कानून के जानकार हैं, लेकिन संविधान की भावना के विपरीत पूरे समय केवल मजहबी ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश में लगातार मजहबी बातों को छेड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश अब जाति और जमात की राजनीति से आगे निकल चुका है। उत्तर प्रदेश में पहले जय भीम के नारे, उत्तर प्रदेश में MY के समीकरण, ये सब बनाए जाते थे, लेकिन अब ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स, जाति जमात की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश से खारिज हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 25 करोड़ से ज्यादा पेड़ के पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। सीएम योगी की अगुवाई में 4 जुलाई की सुबह वृक्षारोपण शुरू हुआ और शाम तक 25 करोड़ 51 लाख वृक्षारोपण कर दिया गया। सीएम योगी ने सुल्तानपुर से इस अभियान की शुरुआत की। झांसी में राज्यपाल ने मुहिम को आगे बढ़ाया तो लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पौधारोपण किया।
4 जुलाई की सुबह सीएम ने 100 साल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पहले प्रकृति की पूजा की, मंत्रोच्चार के बीच देवताओं का आह्वान किया और फिर 25 करोड़ ट्री प्लांटेशन मिशन की शुरुआत की। सुल्तानपुर से गुजरने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बरगद का बड़ा वृक्ष है। सीएम ने कामना की कि इस पेड़ की तरह 25 करोड़ पेड़ के पौधे बड़े होकर प्रदेश की जनता को छाया दें और प्रकृति का संतुलन बनाए रखें। हलियापुर के बड़ा डाड़ कुआसी गांव के पास इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सीएम योगी ने ग्रीन फील्ड में पौधारोपण के बाद लोगों को संबोधित भी किया। रिकॉर्ड होगा कि विगत 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम आगे बढ़ाया है, उसमें आज 1 बिलियनवां यानी 100 करोड़वां पौधा भी लगाने का काम आज प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। योगी सरकार के कार्यकाल में वन महोत्सव के दौरान अब तक अलग अलग प्रजातियों के 100 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। 100 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है, जो अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड होगा। परसों यानी 7 जुलाई तक, 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के तक वन महोत्सव के इस कार्यक्रम के अवसर पर हम लोग प्रदेश के हर जनपद में, हर ग्राम पंचायत में, हर मोहल्ले में वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने झांसी में पौधारोपण किया। झांसी के सिमरधा गांव में अधिकारियों के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पौधारोपण के साथ ही वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की और हाथ से बनाई गई चीजों को देखा। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया। डिप्टी सीएम ने लखनऊ के हर्बल वाटिका में पौधारोपण किया और लोगों से पौधे लगाने की अपील भी की। वन है तो जीवन है, अगर वृक्ष ही नहीं होंगे तो ये वर्षा जो आप संभावना देख रहे हैं ये समाप्त हो जाती है। तो वन और जल की रक्षा करना कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, संपूर्ण समाज का उत्तरदायित्व है और इस उत्तरदायित्व को सबसे अपील करता हूं कि सब लोग निभाएं। डिप्टी सीएम ने कहा कि सिर्फ पौधे लगाना ही जरूरी नहीं है, उसके बाद देखभाल करने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में यूपी के वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बड़ी संख्या में पौधारोपण कराया। हम इस प्रदेश के एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे हर किनारे पे एक हरित पट्टी बनाने का काम करेंगे और आने वाले दिन में पूरे प्रदेश को हम हरा भरा बना करके इस प्रदेश की जनता को जो ऑक्सीजन की कमी से परेशान रहते थे, निश्चित रूप से आने वाले दिन में उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। पूरे वन महोत्सव के दौरान 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन पहले ही दिन 25 करोड़ 51 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं और इस तरह से कम वक्त में ज्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड भी बन गया। सरकार न सिर्फ करोड़ों की संख्या में पेड़ लगा रही है, बल्कि इनके संरक्षण के लिए भी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में लगाए गए करीब 90% जो पेड़ हैं उनका सर्वाइवल हुआ है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जो एक फॉरेस्ट कवर का लक्ष्य 15% पूरा करना है, उसे जल्द ही योगी सरकार अचीव करती नजर आएगी। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 सुल्तानपुर। शादी भरा मंडप, डीजे की झंकार, दुल्हा दुल्हन और खुशियों का संसार। हमीरपुर की इस शादी में भी सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि दूल्हे का नागरिक अभिनंदन कर दिया गया। इसके बाद पूरे बैंक्वेट हॉल में अफरा तफरी मच गई। क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। शादी का मंडप, खुशियों का माहौल, हर तरफ रंगारंग नजारा। तस्वीरें मोबाइल कैमरे की हैं। इनसाइट्स को समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए सिलसिलेवार तरीके से सुनिए। लेकिन रुकिए, पहले देखिए। ऑटोमेटिक लोटस सीट पर दुल्हा दुल्हन है। जयमाल हो चुका है, बस फोटो फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। फोटो सेशन चल ही रहा था कि रंग में भंग पड़ जाता है। मुंह बांधे हुए एक महिला आती है
और सीधे लोटस सीट की ओर बढ़ती है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, महिला ने चप्पल उतारी और दूल्हे के सिर पर दे मारी। जब तक लोग बीच बचाव करने पहुंचते, तब तक महिला ने दूल्हे पर चप्पलों की बौछार कर दी। जिस महिला ने दूल्हे को शादी समारोह में पीटा, ये कोई और नहीं बल्कि उसकी मां है। लोगों ने किसी तरह से बीच बचाव करके दूल्हे की मां को मंडप से बाहर किया, तो मां ने पूरी कहानी बयां की कि आखिर उसने अपने बेटे को शादी के मंडप में क्यों पीटा। अब फुल स्टोरी समझिए। ये घटना हमीरपुर के भरुआ सुमेरपुर गांव की है। यहाँ उमेश चंद ने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ दूसरी जाति की लड़की से पहले कोर्ट मैरिज की और फिर 3 साल बाद शादी कर ली। इस शादी समारोह में दूल्हे के माँ बाप को निमंत्रण नहीं दिया गया था। दूसरी जाति की लड़की से शादी की बात जब माँ और पिता को लगी, तो माँ को इतना गुस्सा आया कि बेटे को सबके सामने पीट डाला। अनूप की मां को इसलिए भी गुस्सा आया क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने बहुत गरीबी में बेटे को पढ़ाया लिखाया। जब बेटा इंजीनियर बन गया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में अच्छी सैलरी पर नौकरी करने लगा, तो उसने उनकी देखभाल नहीं की। दूल्हे की मां का आरोप है कि अच्छी सैलरी और नौकरी देखकर पड़ोस की लड़की ने उनके बेटे को फंसा लिया और फिर कोर्ट मैरिज, उसके बाद पारंपरिक शादी की। इस शादी से नाराज मां ने सबके सामने ही बेटे की पिटाई कर दी। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। इटावा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इटावा के इकदिल इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि बदमाश के 2 अन्य साथी मौके से फरार हो गए। मुठभेड़ में घायल बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा, कई कारतूस और 1,85,000 रुपए बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। परसूपुरा पे लोग चेकिंग कर रहे थे। 3 सवारी जब आती हुई देखी इन्होंने तो रोकने का प्रयास किया, वो लोग नहीं रुके। इन लोगों ने उन्हें पीछा किया, तो वो ये लिंक रोड है चांदन गांव के लिए, मेन हाईवे से इस पे भागे। अपने आप को गिरता देख के उन्होंने पुलिस पे हमला किया, फायरिंग की पुलिस पे। पुलिस ने उन्हें ललकारा, आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन फिर भी उनके द्वारा प्राणघात हमला किया गया पुलिस पे। कई गोलियां, शायद 7-8 गोलियां चली हैं, जिसमें हमारे जो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर हैं उनके भी बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोलियां लगी हैं। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश के 2 गोली लगी हैं और बाकी 2 बदमाश उसके साथ ही भाग गए हैं। अभी भी आसपास के सभी थानों की पुलिस जो है उसमें सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बरेली की प्रेमनगर थाना पुलिस ने हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 3 महिला सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के कब्जे से आपत्तिजनक सामान और हजारों की नकदी मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस ने सभी लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया है। गिरोह का सरगना किराए का मकान लेकर अपनी पत्नी की मदद से ऑनलाइन सेक्स रैकेट चलाता था। पुलिस इस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।